अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असी हिन वक्त मौजूद आहियूं अमरीकी गादी वारे हंधि वॉशिंगटन DC में वाइट हाउस जे साम्हूं, जिते ॿ ॾींहं पहिरियों तव्हां ॾिठो त पंहिंजो तमामु वॾा प्रोटेस्ट थिया हुया हिते कैपिटल हिल जे साम्हूं। ऐं कल्ह जेको आहे हिते नेतन्याहू साहब जी जेको वज़ीर अज़म आहे इसराइल जो, उनजी जो बाइडन अमरीकी सदर सां मुलाक़ात भी थी आहे। बहरहाल वॉशिंगटन DC हिन वक्त तमामु घणो गरम लॻल आहे। एतिरे जो इलेक्शन जो माहौल आहे, पर नेतन्याहू जे विज़िट जे करे ॼण चओ त हिते मामला ई हिकिड़े ॿिए तरफ़ हलिया विया आहिनि ऐं हिकिड़ी नई एजेंडा जेका आहे उहा खुली पई आहे। वाजिद अली सैद साहब मुल्क दुनिया जा मशहूर सहाफ़ी आहिनि, जियो न्यूज़ जा हिते वॉशिंगटन DC जा ब्यूरो चीफ आहिनि ऐं तमामु सीनियर सहाफ़ी आहिनि। उन्हनि खां गुफ़्तगू कयूं था हीअ जेका नेतन्याहू जो दौरो हुयो, उनजो इम्पैक्ट ऐं अमरीका जी मजमूई तौर ते जेका चूंडुनि वारो साल आहे, अमरीका जी सियासत जे अंदरि जेके हिन वक़्तु जेके बुनियादी इशूज़ आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु अमेरिकन समाज जे अंदरि जेके बुनियादी फॉल्ट लाइन्स आहिनि उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। अचो त उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। बड़ी मेहरबानी शाहजी तवाडी। सबसे पहले तो ये नेतन्याहू से शुरू करते हैं। नेतन्याहू के दौरे को किस तरह देखते हैं आप? अच्छा, ये जब से अक्टूबर 7 का वाक़या हुआ है उसके बाद से अमेरिका में ख़ास तौर पे एक नई लहर आई है जो नौजवानों की है, जो स्कूल कॉलेजेस में जो तंजीमें हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था फौरी तौर पे ही कि जो गज़ा की तरफ से जो अटैक हुआ वो तो उसकी कंडेमनेशन है, लेकिन जो रिएक्शन बाद में आया है वो इतना शदीद है। उसमें अमेरिका जो है वो चूँकि आर्म सप्लाई करता है या जो फंड्स वगैरह देता है उसको बंद किया जाना चाहिए, ताकि जो एट्रॉसिटीज़ उनके ख्याल में इसराइल की तरफ से गज़ा की छोटी सी पट्टी पे हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये एक नई लहर है जो इससे पहले अमेरिका में शायद इस तरह नहीं थी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस पर काम कर रही थी, बहुत सारे इदारे थे जो इस पर काम कर रहे थे, लेकिन नौजवानों की तरफ से फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो रिएक्शन आया है उसने ऊपर पार्टी की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी किसी हद तक हमें नज़र आ रहा था कि डिवीजन सी नज़र आ रही है। अच्छा, लेकिन असल जो पीछे बैकग्राउंड में जो चल रहा था उसमें कहा यह जाता है कि जी अमेरिका की आशीर्वाद की वजह से इसराइल गज़ा के अंदर ये ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पॉलिसी लेवल के ऊपर ख़ास तौर पे ये देखने में आया, कम से कम मेरा तजर्बा ये रहा है कि अमेरिका ने इसराइल का अभी तक हाथ पकड़ के रखा हुआ था और इस वजह से इसराइल भी नाराज़ हुआ। यहाँ पे जो जूइश बेल्ट कम्युनिटी हैं वो भी इनसे नाराज़ हुई हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो भी नाराज़ हुई हैं। सो ये एक ऑलरेडी पोलराइज सोसाइटी के अंदर ये मज़ीद डिवीज़न हमें यहाँ पर नज़र आई है। अब जब अक्टूबर 7 का वाक़या हुआ तो जो बाइडन फौरी तौर पे जेरूसलम गए, तेल अवीव पहुँचे, उनसे मुलाकात वगैरह भी की, ये भी एश्योरिटी दी कि स्टेट ऑफ इसराइल की जो राइट टू एग्जिस्ट है और उसको डिफेंड है उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। उसके बाद से ये पहली मुलाकात है जब हो रही है। इससे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कई दफ़ा गए हैं वहाँ पे, खित्ते के अंदर जो दूसरे दीगर ममालिक हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। ये इस पस मंज़र में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि एक तो ये अक्टूबर 7 के बाद दूसरी मुलाकात थी, दूसरा इस मुलाकात के अंदर पीस जो प्लान बन रहा है उस पर बात हुई। स्टेट ऑफ इसराइल के जो भी करता धरता है और US जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके, और इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स दूसरे हैं, मसलन कतर वहाँ पे मौजूद है, इजिप्ट वहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा सीरिया और दीगर जो जॉर्डन वगैरह से जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उस हवाले से भी बात है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड और या बैकग्राउंड के तौर पे जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है उसके तहत लग ये रहा है कि एक पीस डील की बात होने जा रही है। सो उस तनाज़ुर में ये मुलाकात बहुत और भी ज़्यादा अहम हो जाती है कि अगर हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दिया जाता है और उसके बाद जो एग्रीमेंट हमास के साथ या दीगर PA के साथ भी, मतलब पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ जो भी तय पाता है, तो उसके नतीजे में डे आफ्टर क्या होगा, गज़ा को कौन कंट्रोल करेगा, वहाँ पे पॉपुलेशन को वो बुनियादी सहूलियात जो इस वक्त नहीं थी या हमास ने अपनी गवर्निंग पीरियड के दौरान उनको नहीं पहुँचाई है, तो वो कैसे वहाँ पर लोगों को पहुँचाई जा सकती। अच्छा, बाइडन से मुलाकात से एक दिन पहले नेतन्याहू ने जो अपना कांग्रेस को खिताब किया, उस खिताब के अंदर उसको बड़ा अपलॉज मिला और बोथ साइड ऑफ द आयल उसको अपलॉज मिला। लेकिन फिर जब वो तकरीर हो गई तो उसके बाद हमने देखा कि नैन्सी पेलोसी ने उस पर बहुत ही एक सख्त तनकीदी अपना रिमार्क्स दिए कि वो वर्स्ट एक स्पीच थी फ्रॉम एनी फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसके अलावा ट्रंप साहब की तरफ से भी जो आया कि उसको फौरी तौर जंग बंद करनी चाहिए।
तो जो कांग्रेस के अंदर जो उसको अप्लॉज मिला, लेकिन उसके बाद का जो रद्द-ए-अमल दोनों पार्टियों की तरफ से आया, तो वो एक दूसरा नक्शा पेश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो अपना उसको अप्लॉज मिला वो एक और अपना कहानी सुना रहा है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि कांग्रेस जो है वो एक अलग एंटिटी है ऑन इट्स ओन, जो पॉलिसी मेकिंग में आती है, जो लॉ मेकिंग में आती है, वो एक और पिलर है, गवर्नमेंट का पिलर है, लेकिन वो अलग से पिलर है। अच्छा, चूंकि हाउस को कंट्रोल इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी कर रही है, सेनेट में एक सीट की मेजॉरिटी के साथ है तो सही, लेकिन जॉइंट सेशन के अंदर मेजॉरिटी बहरहाल रिपब्लिक पार्टी की है। अच्छा, वो जो रिफ्ट है विद द करंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस नॉट सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी बल्कि ऐसी रिपब्लिकन पार्टी जिसको इस वक्त ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आपने देखा होगा कि तकरीर के दौरान भी जब जहाँ जहाँ ट्रंप का नाम आया वहाँ पे ज़्यादा आपको जोशो खरोश वो नज़र आया। अब वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है कि उन्होंने ये बताना था कि देखें जी, ट्रंप को खुश करने के लिए भी रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे लोग हैं वो आगे आए और उनका नाम सुन के सो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि जो वाइट हाउस रन हो रहा है बाय द डेमोक्रेट्स, उसको इसके अगेंस्ट जाके उन्होंने उनको दावत दी नेतन्याहू को कि वो आके एड्रेस करें। आई थिंक ये वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने सबसे ज़्यादा, जो फॉरेन लीडर हैं जिन्होंने आके सबसे ज़्यादा जो है चौथा था, उसने खुद अपनी स्पीच के अंदर कहा वो किया हुआ है। सो ये एक इंटरनल रिफ्ट भी थी, एक सिर्फ बताना होता है अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में कि देखें जी हमारे पास ये अथॉरिटी है जो कि कांग्रेस के पास है। उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने कबूल कर लिया, उन्होंने वहाँ पे आके स्पीच कर दिया। अब स्पीच के अंदर उन्होंने पीस के हवाले से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की है। और यही क्रिटिसिज्म ना सिर्फ ये है कि जो पुराने ओल्ड गार्ड्स थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिसने आपने नैंसी पेलोसी का नाम लिया, लेकिन यहाँ के भी जो इस वक्त भी करंट उसमें मौजूद हैं हाउस में, जो डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। बट ठीक है, हर बंदे का यहाँ पर हक है बोलने का भी, कहने का भी। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट का भी यहाँ आज पूछा गया था कि भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ तो ये कैसे हो सकता है कि एक फॉरेन कंट्री का लीडर आके उन लोगों को वो कहे कि ये ईरान के यूजफुल इडियट्स हैं, जिनको अमेरिका ये कहता है कि ये उनके पास राइट ऑफ प्रोटेस्ट है। उसी तनाजुर में इसको देखा गया कि ठीक है, वो अपनी बात, चाहे वो गलत थी या सही थी, उन्होंने अपनी बात कर ली और जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कर लिया। लेकिन नेतन्याहू की स्पीच पे जिस तरह नैंसी पेलोसी के बारे में हम कह रहे थे, और या जिस तरह आप कह रहे थे कि आज अपना जो बाइडेन के साथ मुलाकात हुई उसकी कल, तो उस पर भी वो हुआ। उसने जिस तरह अपना प्रोटेस्टर्स को कहा और फिर यूनिवर्सिटीज़ के यानी हार्वर्ड के और MIT के प्रेसिडेंट्स को उसने एड्रेस करके कहा कि वो भी इस तरह के उसमें कर रहे हैं, और फिर वो अपना उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जिस तरह क्रिटिसाइज़ किया, आपके ख्याल में इसको किस तरह देखा जा रहा है अमेरिकन 48 घंटों के अंदर उसकी स्पीच के बाद? नहीं, अमेरिका के अंदर तो देखिए, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि जहाँ राइट टू प्रोटेस्ट देते हैं वहाँ पे राइट टू डिसएग्रीमेंट भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के बाहर भी, जो नेतन्याहू से या एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। लेकिन पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर आके किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कोशिश करती आ रही है कि एक ये जो वहाँ पर चल रहा था, अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो एक तो वो फैले ना, बाकी दीगर और जो ममालिक हैं वहाँ पर ना जाए, या ये कि जो ऐसी एंटिटीज़ हैं जिन्होंने जो हमास जैसी और दूसरी जो कि अमेरिका के अंदर एक दहशतगर्द तंजीम समझी जाती है, उसको कैसे लिमिट रखा जाए। और ये कि उस दौरान वो जो एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो वहाँ तक कैसे पहुँचाई जाए। मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि अभी तक अमेरिका की पॉलिसी लेवल पे कोशिश ये थी कि इस मामले को कंटेन रखा जाए, फैलाना, वरना इसराइल शायद किसी और हद तक भी जा सकता था। सो कम अज़ कम वो कंटेनमेंट वाला जो प्रोसेस है, और ये कि 2, 3, 4 जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको टेबल पे लेके आना और उसमें बात करना कि ये ज़्यादा देर तक इस तरह नहीं चल सकता, जो जानी नुकसान हो रहा है वो एक भी है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए और जो जानी नुकसान और माली नुकसान हो उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन जिस तरह अपना स्पीच थी कांग्रेस के अंदर, वो सिर्फ हमास पे फोकस नहीं थी, उसका दायरा वसी था। उसमें हिजबुल्लाह का भी नाम लिया गया, उसमें हौतीज़ का भी नाम लिया गया, और फिर उसके पीछे ईरान का नाम लिया गया, और कहा गया कि वो ईरान जो है सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाहता, बल्कि कहा गया कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को हर जगह पे वो करना चाहता है, नुकसान देना चाहता है। तो ये जंग दरअसल नेतन्याहू ने ये बावर कराने की कोशिश है कि ये आपकी है। तो वो जो वसी दायरा है उसको अमेरिकन पॉलिसी के अंदर
उसको आप किस तरह देखते हैं, खासतौर पर दोनों पार्टीज? नहीं, वो देखें, वो एक बयान ईरान है, के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, नहीं, वो एक बयान है, वो एक बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीर है, उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तालियां पीट ली हैं। उसके बाद फिर असल काम तो आज हुआ ना, जब उन्होंने मुलाकात की, जब वहाँ पर उनको बिठा के कहा गया होगा कि भाई यहाँ तक प्लान पहुँच चुका है, अब हमें आपसे ये चीज़ें दरकार हैं, आप ये इकदाम करें ताकि हम दूसरी पार्टी पर भी जोर दे सकें कि वो भी वो इकदाम करें। एक हमें मसला ये भी समझने की जरूरत है कि जब हम बात कर रहे हैं 2 ममालिक की, 4 ममालिक की, तो हम फील जो हम करते हैं वो बिल्कुल एक इंसानी ताल्लुक़ के तौर पे करते हैं। 2 कंट्रीज़ के दरमियान में वो जज्बातियत नहीं होती है, ठीक है, जो लीडरशिप है उसके अंदर अपने उनके जो स्टैंस है, उनकी जो अपनी पोजीशन है, लेकिन वो निगोशिएट करते हैं आप कि हमें ये चाहिए, आपको ये चाहिए, हम यहाँ तक आपको ला सकते हैं, आपको हमें यहाँ तक लेके आना होगा। तो ये इस किस्म के जितने पॉइंट्स हैं वो पॉलिसी मेकिंग की और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक कनेक्शन चल रहा होता है विद एनी अदर कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। तालिबान को अब मानता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तालिबान के साथ निगोशिएट करने आ गए हैं ताकि जो बड़े लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको किसी हद तक रिजॉल्व करने की तरफ जाया जा सके। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आके अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिका के अंदर जो इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं उस हवाले से काफ़ी अपना इवेंट्स हुए हैं, और ट्रम्प बाइडन साहब का विड्रॉल, और उससे पहले ट्रम्प साहब पे हमला, उससे पहले जो अपना कोर्ट्स के डिसीशंस, ये सारे मामला जो इस साल हुए हैं, एक डिफरेंट किस्म का इलेक्शन है, उस पर आपके एक्सपीरियंस के हवाले से आपका तजिया लेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू जो सिलसिला जा रहा है तो वठो तो वक्फा वापस प्रोग्राम करते होते हैं तो कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो तो प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं। अमेरिका जे शहर वाशिंगटन DC में वाइट हाउस जे साम्हूं गुफ्तगू हलंदड़ आहे अमेरिका जी सियासत ऐं उनमें नेतन्याहू जे दौरे जे हवाले सां गुफ्तगू हली। पर हाणे गुफ्तगू खे अॻिते वधायूं था। अमेरिका में चूंडुनि जो साल आहे ऐं चूंडुनि जे हवाले सां तमामु घणी पंहिंजो सरगर्मी आहे। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन थी चुको आहे मिलवाकी में, ऐं डेमोक्रेटिक पार्टी जो कन्वेंशन थियणु वञे पियो शिकागो जे अंदरि, जेको अगस्त जी 19, 20, 21, 22 तारीख़ ते थियणो आहे। पर हिन विच में जेके इवेंट्स थिया आहिनि उन इवेंट्स में खां तव्हां बिल्कुलु वाक़ुफ़ु हूंदो। बाइडन साहब जेको अमरीकी सदर आहे, जेको हिन साल बि जेको जंहिं प्राइमरीज़ में ॼण चओ त नॉमिनेशन खटे वरिती हुई, पर उनजी तबियत जी ख़राबी ऐं उमिरि जे करे उनखे विदड्रॉ करिणो पियो। हाणे ॾिसिजे त तोड़े जो ऑफिशियली अनाउंस न थियो आहे, पर कमला हैरिस साहिबा जेके आहिनि उहे रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी जी उम्मीदवार हूंदी, जॾहिं त होॾां ट्रम्प साहब खे नॉमिनेशन ऑफिशियली मिल चुकी आहे। उन पंहिंजे नायब सदर जो बि ऐलान करे छॾियो आहे। पर ट्रम्प साहब जे मथां हमलो बि थियो, उहो ख़ुदि जेको आहे हिननि इलेक्शन ते कीअं इम्पैक्ट विझंदो, ऐं जेका नॉमिनेशन्स डेमोक्रेटिक पार्टी जे अंदरि जेको उम्मीदवार जी तब्दीली जो छा इम्पैक्ट पवंदो। ऐं ख़ुदि जंहिं मसइले ते वक़्फ़े खां पहिरियों गुफ़्तगू हलंदड़ हुई त हीउ जेको अरब जेको फ़लस्तीन ऐं इसराइल जो जेको कन्फ्लिक्ट आहे, मिडल ईस्ट जी जेका सूरत हाल आहे, नेतन्याहू जो दौरो, उहो हिन इलेक्शन्स खे कीअं इम्पैक्ट कंदो, छाकाणि हिते तमामु घणा प्रोटेस्ट जेके आहिनि उहे 8 अक्टूबर खां पोइ जेको इसराइली रद्दअमल हुयो ऐं जेका उनजी जारियत हुई पंहिंजो गज़ा जे अंदरि, उन ते यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि काफ़ी वॾा प्रोटेस्ट हलिया। ऐं जॾहिं नेतन्याहू कांग्रेस के ख़िताब पे कयो, उन वक्त भी वाशिंगटन DC में तमाम बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। सर जी, आप किस तरह देखते हैं ये इलेक्शन को, ये जो इवेंट्स हुए हैं, ट्रम्प पे कन्विक्शन हुई फेलनीज़ की 34 काउंट्स पे, फिर अपना बाइडन के बेटे पे हुई, और उसके बाद जो है ट्रम्प साहब पे हमला हुआ, उसके बाद जो है बाइडन साहब का विथड्रॉल हो गया, ये सारे इवेंट्स हुए हैं। तो इस मरतबा इलेक्शन एक डिफरेंट किस्म का मंजरनामा पेश कर रहा है। बिल्कुल, ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं ये बड़ी कॉन्सिक्वेंशियल किस्म के इलेक्शंस हैं अमेरिका के। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अब वो आपको ये सोसाइटी के अंदर डिवीज़न क्लियर नज़र आ रही है, और हर इशू के ऊपर, इवन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके अंदर भी आपको डिवीज़न नज़र आती है, कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, कुछ लोकल जो आपके इश्यूज़ हैं उसकी वजह से। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी वो डिवीज़न है कि रिपब्लिकन पार्टी के वो ओल्ड गार्ड्स, जिसे GOP कहा जाता था, वो अब ट्रम्प के बिल्कुल पैरों में जा बिछ गई है। वो फैसला करते हैं अपने ही सुबह उठ के या शाम को जो भी ट्वीट कर देते हैं, उसकी वजह से पार्टी की फ़ौरन लाइन और पोजीशन बदल जाती है। इससे पहले ये नहीं होता था, कम से कम पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ के आ जाती थी। अब वो एक पूरा डिक्टेटोरियल किस्म का उनका एक इमेज है, जिसमें उन्होंने खुद ये कह दिया है कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड भी कर सकता हूँ। या तो वो जो अमेरिका के अंदर पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी बिटवीन द कांग्रेस एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन और वाइट हाउस, और ये वो सारी आपको लग रहा है कि अब वो ट्रम्प की जो पार्टी बन चुकी है वो एक तरफ खड़े हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो डिवीज़न थी वो कम से कम
उसको पाटने की, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है विद जो बाइडन नाउ लीविंग। एक बड़ी वजह जो उन्होंने अपने लेटर में भी कहा और उसने उन्होंने एक अपने खिताब में भी कहा था कि मैं पार्टी के को जो मुत्तहद रखने के लिए और इस जमहूरियत को बचाने के लिए और इस कंट्री को एक रखने के लिए, इस पार्टी को एक रखने के लिए मैं पीछे हट रहा हूँ और मैं नई जनरेशन को चाहता हूँ कि वो आगे आके लीड करें। अच्छा, आपने ट्रंप साहब की बात की और रिपब्लिकन पार्टी की बात की और जीओपी की बात की, लेकिन देखा जाए तो ये जो अपना टेक ओवर था ये तो 2016 में हो गया, जब टेड क्रूज से लेकर अपना मार्को रूबियो से लेकर बड़े बड़े जो उस वक्त नामवर लोग थे जो अपना फ्रंट रनर के तौर पर प्राइमरीज़ के अंदर शुरू में फ्रंट रनर के तौर पर माने जाते थे, लेकिन ट्रंप साहब ने उनको सबको धो डाला। अगर प्रॉपर उर्दू का मुहावरा इस्तेमाल करें तो धो डाला, और सबको ऐसा नहीं कि आर्गूमेंट से धो डाला बल्कि सबको लताड़ के धो डाला और उन सबको जो है अपना ये कर दिया। उसके बाद जो भी हुआ है उसके बाद तो ज़ाहिर रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप साहब की पार्टी ही मानी जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्क के होता है कि पार्टी या तो नवाज शरीफ की है या फलां की है या उसकी है या इमरान खान साहब की है। जो इससे पहले अमेरिका में कभी नहीं, मैं आपको हाँ, दो चीज़ें बता देता हूँ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगेन जो लीडरशिप थी रिपब्लिकन पार्टी की, वो आपको अगर याद हो जब उन्होंने इलेक्शन में आने का ऐलान किया था तो बड़ा जो लीडरशिप है उनकी तरफ से खासा पुश बैक भी आया था, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी या उनके पीछे जो ग्रुप आके खड़े हुए और जिस तरह उन्होंने एग्रेसिवली ना सिर्फ ये कि बातचीत के ज़रिए नहीं बल्कि अटैक करके लोगों को वहाँ से पार्टी से निकालने की कोशिश की या पीछे धकेलने की कोशिश की या कर दिया अल्टीमेटली, एक तो बहुत सिग्निफिकेंट था। दूसरा, उसके बाद जो लीडरशिप थी वो फिर ट्रंप को जवाब देने या उसको पीछे धकेलने या उनकी बात सुनने का या उससे डिसएग्रीमेंट करने के से पीछे हट गई। तो इस वजह से वो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला गया। ये हो सकता था कि जिस तरह पहले निज़ाम चलता आ रहा है माजी में कि वो लोग इनको पुश बैक करते हुए कहते हैं कि ये इस किस्म की बातें आप नहीं कर सकते हैं, जो कि उन्होंने बहुत सारे करे। रेगन से लेके अब तक जितने भी लीडरशिप आई है उनको अंदर से भी क्रिटिसिज्म का सुनना पड़ा था, लेकिन वो बात का क्रिटिसिज्म होता था। ये साथ में ले गए हैं तशद्दुद का, ये वायलेंस का लेके आए हैं, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो फिजिकल हो। उनका वो कह देना कि अगर रैली के अंदर ही मैं किसी को कह दिया कि जी इसको मारो, इसको निकाल दो, तो वो जो एक रिजेंटमेंट, वो जो एक डिवीज़न, वो जो एक हेट लेके आए हैं वो बहुत इनको फेवर कर गई है, पता नहीं क्यों कर गई है। एक बात। दूसरी बात है कि उनके इलेक्शन 2016 का वो खुद भी नहीं बिलीव कर सकते थे कि वो जीत जाएंगे। उसकी रीज़न ये हुई कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर उस वक्त भी डिवीज़न थी। क्योंकि हिलरी क्लिंटन की नॉमिनेशन हो चुकी थी, क्योंकि लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के ही लोग उनको वोट नहीं देना चाहते थे, वो बाहर नहीं निकले, तो उनका वोट ना देना वो ट्रंप के हक में चला गया। तो उनका जो जीत था वो खुद भी नहीं मान सके कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो जीत गए हैं। लेकिन जो 4 साल गुजरे और जिस तरह गुजरे वो लोगों को, कम से कम डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को, कम से कम जो BLM की उस वक्त मूवमेंट चल रही थी उनको, और यहाँ के जो सियासी जो गुरु हैं वो उनको अभी तक याद है। और इसी बात पे वो कैंपेन हो रही है कि इतना हेटफुल, इतना रिजेंटमेंट, इतना वायलेंस जो है और पॉलिटिकल वायलेंस है वो इस पॉलिटिक्स के अंदर, अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन 16 के इलेक्शंस के अगर इसको फिर उसको अगर एक तसलसल के तौर पर देखें, 16 के इलेक्शन में तो दोनों पार्टियों को मसला था कि एक अपना आउटसाइडर्स जो थे वो नॉमिनेशंस के लिए आए थे। अब ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से और बर्नी सैंडर्स जो वैसे तौर पे तो एक इंडिपेंडेंट माने जाते थे, लेकिन वो अपना वो कर रहे थे अपना डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनेशन के लिए, उसको बड़ी सपोर्ट थी। और यूथ ख़ास तौर पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बहुत बड़ा एसेट होता है इलेक्शंस के वक्त में, उसकी बड़ी तादाद जो थी वो बर्नी सैंडर्स के साथ थी। लेकिन समहाउ डेमोक्रेटिक पार्टी मैनेज कर गई, उसकी इस्टेब्लिशमेंट अपने रवायती अपना उम्मीदवार के लिए रिपब्लिकन पार्टी मैनेज नहीं कर सकी। तो आपके ख्याल में जो वहाँ से जो डेमोक्रेटिक पार्टी को जो ये सेटबैक मिला के वो, और फिर अब जब हम बात कर रहे हैं बाइडन साहब को पीछे हटना पड़ा, और आज भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी का बेस है वो काफ़ी नाराज़ है पार्टी से, और ख़ास तौर पर गज़ा की जिस पे हम बात कर रहे थे उस पे जो यूथ है अमेरिका का वो पूरी अमेरिका के अंदर वो नाराज़ है। आपके ख्याल में ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना नुकसान हो रहा है कि उसका जो बहुत बड़ा बेस है यूथ के अंदर, जो उसका बहुत बड़ा एसेट है, वो पार्टी से काफ़ी सालों से नाराज़ है, और वो खलीज यूथ और डेमोक्रेटिक पार्टी की डिसीजन मेकिंग जो इदारे हैं उनके दरमियान बढ़ती जा रही है। ऐसा हुआ और इसीलिए प्रेसिडेंट की तरफ से ये फ़ैसला किया गया, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत लेट लिया गया। ये फ़ैसला आज से शायद 2 महीने 3 महीने पहले हो जाता है, लेकिन जब
उनकी डिबेट हुई पहली, तो उसमें उन्हें पता लग रहा था कि वो अब उनके उसका चीज़ें उनको भूल जाती हैं, उनके लिए चलना फिरना उठना बैठना दुश्वार हो रहा है। तो एक ऐसा एजेड आदमी जो, और यही आर्गूमेंट चलता आ रहा था, तो उसको कंटेन करने के लिए फ़र्क तो नहीं था 78-81 में, फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी 4-5 साल का जो फ़र्क है वो खासा फ़र्क होता है। फिर ये भी एक चीज़ जहन में रखी जाती है कि अगर वो पार्टी के अंदर बहुत फेवरेट हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पॉलिटिशियन, लेकिन क्या लीड कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, और अगर उस लीड के अंदर क्या वो जितवा सकेंगे या नहीं जितवा सकेंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो कितने दिन जो है वो वाइट हाउस में बतौर सदर रहेंगे, और फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगर खुदा ना खास्ता कि उनके सेहत के कोई मसाइल होते हैं तो फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा और वो लीड करेगा कंट्री को। तो ये बहुत सारे पार्टी के अंदर इश्यूज चल रहे थे, और इसीलिए जब उन्होंने स्टेप बैक किया ये कह के कि मैं पार्टी को ज्वाइन रखना चाह रहा हूँ, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और दूसरा ये कि अब जो भी कैंडिडेटसी जिसको भी मिलती है, मोस्ट लाइकली हैरिस ही होंगी, क्योंकि काफ़ी डेलीगेट्स ने उसको प्लेज कर दिया है। राइट, लेकिन अभी यह अभी कन्वेंशन में जाके ऑफिशियली तो वहीं होगा। और दूसरा ये कि उसके बाद वो भी डिपेंड करता है कि उनका वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनी कौन होगा, और वो अगर कोई वाइट मेल चलें आपसे पूछते हैं, आप किसको समझते हैं? अभी तो बहुत सारे नाम हैं, तो वो डेलीगेट्स का फैसला होता है, तो मैं उसमें, लेकिन उसमें 5-7 नाम हैं, उसमें पता लगेगा कि वो कौन होगा। पॉइंट बीइंग कि जब पेंसिल्वेनिया का गवर्नर शपीरो का नाम भी है, न्यूसम का नाम भी है, ग्रिचन का नाम भी है, नाम तो बहुत सारे हैं। न्यूसम तो प्रेसिडेंट के लिए आएगा, वो वाइस प्रेसिडेंसी के लिए शायद। अगेन ये देखें, अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है ना, वो हमें वो बिल्कुल बेसिक बुनियादों पर चली जाती है। आपको याद होगा कि लेकिन ग्रिचन के बारे में ये कह रहे हैं कि 2 फीमेल्स अगर आ जाएंगी तो ये बहुत डिसएडवांटेज हो जाएगा। हाँ, ये आर्गुमेंट तो किया जा रहा है कि अमेरिका शायद अभी तक इसके लिए रेडी नहीं है, इसीलिए आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था कि हिलरी हार गई, लेकिन हिलिया को आप ये देखेंगे, हिलरी को पॉपुलर वोट मिला था। यस, 3 मिलियन ज़्यादा, 3 मिलियन बहुत बड़ा वोट। बाइडेन को भी पॉपुलर वोट मिला था। तो हमारा जो पॉपुलर वोट का और हमारा जो फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसका जो डिफरेंस है वो इन इलेक्शन में बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होता है। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट कि जो भी होगा उसको पार्टी को कंसोलिडेट करने, इन नाराज़ नौजवानों को और इवन जो मेंबरान हैं दूसरे उनको वापस पार्टी के फोल्ड में लाने के लिए और एक लीडरशिप के पीछे खड़ा करने के लिए, ताकि ऐसा दोबारा रिपीट ना हो कि वोटर बाहर ना निकले। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में आप बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है वो एक उसमें काफ़ी डुप्लिसिटीज़ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस भी होता है जब भी इलेक्शन होती है कि जिस तरह आपने कहा कि पॉपुलर वोट एक तरफ खड़ा होता है। हमने हिलरी क्लिंटन के बारे में भी के वक्त भी यही देखा, और फिर जब अपना अल गोर और अपना बुश की इलेक्शन हो रही थी तो तब भी हमने देखा कि पॉपुलर वोट एक तरफ था, इलेक्टोरल कॉलेज का दूसरी तरफ था। रिसेंट पास के अंदर तो ये 2 इंसिडेंट जो अपना बिल्कुल वाजे हैं रिसेंट पास के अंदर। लेकिन एक तो ये मामला है, लेकिन दूसरा मामला ये है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एंड ऑफ द डे आके बात होती है 5-7 स्विंग स्टेट्स, ये अपना बैटल ग्राउंड स्टेट, स्विंग स्टेट्स, बाकी बड़ी बड़ी रास्ते हैं, कैलिफोर्निया जैसी रियासत, टेक्सास जैसी रियासत, न्यूयॉर्क जैसी रियासत, जिनके पास बहुत बड़ा इलेक्ट्रल वोट बैंक होता है, वो तो पहले से डिसाइडेड होती हैं। फिर कभी ओहायो बन जाती है, कभी फ्लोरिडा बन जाती है, कभी अपना मिशिगन बन जाती है, कभी पेंसिल्वेनिया, कभी एरिजोना, कभी नेवाडा। इस वक्त जो है 6 अपना बैटल ग्राउंड, 6-7 जिनको नाम लिया जा रहा है, अगर उस तनाजुर में देखा जाए तो आपका तजिया क्या कहता है कि उन 6-7 इलेक्शन अपना उनको फोकस करके अगर इसको आप एनालाइज करें तो? अच्छा, ये बहुत ट्रिकी हो जाता है, जो इसीलिए लोग जो पोलिंग वगैरह करते हैं इलेक्शन से पहले वो हमेशा गलत साबित हो गए हैं। आपने चूँकि बात की थी बुश के उसकी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ का जो सिस्टम है उसको समझने की कितनी ज़रूरत है कि अल गोर इलेक्शन जीत चुके थे, इसके बावजूद एक स्टेट विच इज़ फ्लोरिडा, उसकी एक काउंटी और उसके अंदर एक जो उनका ऑफिस था उसके अंदर 500 वोटों के ऊपर बात आके फंस गई थी। और उन 500 वोटों के अंदर जब इंटरफेरेंस की सुप्रीम कोर्ट की जब केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि नहीं, ये आप इनको रिकाउंट करवाएं, उस काउंटी का करवाएं। आर्गूमेंट ये किया जा रहा था कि पूरी स्टेट की अगर वो करवा लेते तो शायद फिर भी इनके नंबर ज़्यादा आ जाते। सो कहने का मकसद ये है कि 50 स्टेट्स हैं और लाखों करोड़ों जो हैं वो वोटर्स हैं, लेकिन बात 500 पे आके ख़त्म हुई। सो अब अल गोर होते तो अमेरिका का मुस्तकबिल कैसा होता? अब बुश आ गए, लेकिन आप ये देखें कि सेकंड टाइम जब वो लड़े हैं तो फिर उन्होंने खुद ही अपनी ही बेसिस पे जीता। अब ट्रंप का भी ये लग रहा है कि पहली दफ़ा उनका तुक्का लग गया, लेकिन इस दफ़ा लोग जेन्युइनली उनके पीछे खड़े हैं। अब जब वो जेन्युइनली खड़े होना शुरू होते हैं तो ये जो स्विंग स्टेट्स जिनकी आप बात कर रहे थे, अब उसमें मिशिगन भी है, विस्कॉन्सिन भी है, पेंसिल्वेनिया भी है, एरिजोना भी है, नेवाडा भी है,
ये नॉर्थ कैरोलिना लोग के बारे में भी कह रहे हैं, लेकिन ये लोग डिसाइड फिर बाद में कर जॉर्जिया लेते हैं। जॉर्जिया भी है। क्योंकि वो स्विंग हो वो ज़्यादा जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट है वो फिर उनके वो विनर टेक ऑल वाला वो है, तो वो yes. उनको फिर मिल जाता है Yes, और yes. इसके लिए उनके मार्जिन जो बढ़ जाता है। इस वक्त करंटली जो सिचुएशन है वो ये है कि इन स्विंग स्टेट्स के अंदर ट्रंप को एक सिंपथी वोट ज़रूर मिलने का इम्कान है, वो ख़ास तौर पे इनके जो अटैक हुआ था उसके बाद से। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो ज़बान है, उनका जो वायलेंस है, उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म मुसलसल चल रहा है। इन स्विंग स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह जाके अपने लोगों को चार्ज अप करती है, ये भी मैटर करता है। और शायद इसीलिए डिसीजन ये हुआ था कि ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही थी प्रेसिडेंट को, वो ये आ रही थी कि लोग खुश नहीं हैं आपसे और वो चाहते हैं बतौर सदर खुश हैं, बतौर आपके ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन खुश हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि अब पार्टी की लीडरशिप या नॉमिनेशन जो है वो आपको मिले, किसी और को सामने लेके आए। तो इस किस्म के अब फैसले अब थोड़ा सा लेट लेकिन अब आके किए जा रहे हैं ताकि कंसोलिडेशन हो। तो स्विंग स्टेट्स किस तरफ जाएंगी ये डिपेंड करता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपना किस तरह इलेक्शन की जो कैंपेन है वो आगे कैसे लेके। अच्छा, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें अगर उसको थोड़ा मज़ीद फोकस करके देखा जाए तो उनमें जो 3 स्टेट्स हैं, विस्कॉन्सन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ये ब्लू वॉल की स्टेट्स मानी जाती हैं। काफ़ी अरसे से जो ब्लू वॉल का टर्म इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें दरार पड़ी तब जब 16 में हिलरी क्लिंटन ये तीनों स्टेट्स हार गई और ट्रंप ये तीनों स्टेट्स जीते। लेकिन फिर बाइडन ने वो रीगेन तो किए और स्लाइट मार्जिन से रीगेन किए। अब भी मार्जिन ऑफ एरर के अंदर भी जो सारे सर्वे आ रहे हैं वो उसके अंदर ही आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में ब्लू वॉल जो जिसको रिपेयर किया था बाइडन ने, कैमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी इस सारे पस मंज़र में जिसमें एक फेलोनी चार्जेस और फिर उस पर हमला, सिंपैथी वोट, उसके बाद जो है ये अचानक जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना उम्मीदवार तब्दील करना, इस सारे पस मंज़र को देखा जाए तो वो जो रिपेयर्ड अपना ब्लू वॉल की स्टेट्स हैं 3, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो 3 अगर स्टेट्स 40 वोट बनते हैं, वो अगर डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं तो उनकी वाइट हाउस में वो जीत जाते हैं, तो वो वोट जो तनासब के हिसाब से उनके फेवर में जाता है। तो आपके ख्याल में वो इस मंज़र में इन तीनों स्टेट्स की ब्लू वॉल की ये स्टेट्स जो 16 में जिनके अंदर दरार पड़ी थी, उनको देख के आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, इसमें असल में 2 किस्म की वो होनी चाहिए, जो डिबेट्स होती हैं वो हो रही होती हैं। एक आप इंटरनेशनल और एक आपका जो डोमेस्टिक इशू है। अमेरिकन पॉलिटिशियन या अमेरिकन जो पब्लिक है वो बहुत रेयरली इंटरनेशनल जो कुछ हो रहा होता है उसके ऊपर वोट देती है। आपने इराक वॉर से भी देख लिया, उसके बाद से आगे अब गाज़ा के ऊपर भी मुस्लिम मेजॉरिटी या वो लोग जो अरब वहाँ से आते हैं, कंट्री से आए हैं, उनका एक वो है, और वो ज़्यादातर इमिग्रेंट्स और ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो, जैसे आपने पहले भी कहा, वो इस किस्म की पॉलिसीज़ जो उनके लिए प्रोग्रेसिव्स हों, जो नॉन कंजर्वेटिव हों, वो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सो ये डिपेंड करेगा अगेन इमिग्रेशन के ऊपर आपका क्या स्टैंस है, जो कि लोकल इशू बन जाता है। आपका स्टैंस जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर क्या है, अबॉर्शन के ऊपर आपका क्या स्टैंस है वो बन जाता है। तो जो पिछले 4 साल में यहाँ पे इकॉनमी को ठीक रखने के लिए किया गया, जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट करवाई गई, और ये कि जो वायलेंस दूसरी तरफ से और हेट दूसरी तरफ से आपको नज़र आ रही है। फिर ये वॉल का जो इशू है, अब वॉल के ऊपर भी बाईपार्टीजन बिल पेश किया जा चुका था। बाईपार्टीजन मुराद ये है कि रिपब्लिकन पार्टी उसके हक में थी, लेकिन ट्रंप ने एकदम कह दिया इसको साइन ना करें तो सारे पीछे हट गए, वरना वो एग्री कर सकते थे बड़ी इजीली। सो ये चीज़ें भी मद्देनज़र यहाँ का जो वोटर है वो रखता है, वो अपनी पार्टी के मुताबिक भी उसके ऊपर नज़र रखता है कि ये मेरे डाउन द रोड मुझे जाके कैसे अफेक्ट करेगा। सो ये वो मैटर्स हैं, जब तक खुल के सामने आके डिस्कस नहीं होंगे उसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेटेजी डेमोक्रेट की तरफ से नहीं बनाई जाएगी। और ये कि जिस तरह होल्ड ट्रंप का है इस वक्त पार्टी के ऊपर, उसको कम कैसे किया जा सकेगा, ये स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इलेक्शंस के बाद तक ही जाके पता लगेगा, ख़ासतौर पे कन्वेंशन के बाद के आगे किस तरह बातचीत जा रही है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बातचीत की और अपने व्यूज़ शेयर किए हमारे नाज़रीन के साथ। नाज़रीन, अमरीकी गादी वारे हंध वाशिंगटन DC में वाइट हाउस जे साम्हूं हिन वक्त जो अमरीकी सियासत जो मंज़रनामो है उन हवाले से मुल्क के हितां सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ सां तव्हां गुफ्तगू ॿुधी। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, ईंदड़ ॾींहंनि में वधीक तव्हांखे हितां अपडेट्स कंदा रहंदासूं। सदाईं गॾु।